हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेरे साथ पढ़ाई इन्होंने शुरू कर दी है। MBA थर्ड सेम में कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो भले आपने कोई भी ब्रांच ली हो, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, IB, OM या आप कह सकते हो फाइनेंस, HR, मार्केटिंग सभी हो गई, ऑपरेशन, IT, HR, ठीक है, IB, कोई सी भी आपने ब्रांच ली हो, ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, यूनिट फर्स्ट में मैंने बेसिक कंसेप्ट अभी तक क्लियर कर दिए हैं। इसका मीनिंग, स्ट्रेटजी का क्या होता है, नेचर, ये सारे टॉपिक्स अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्लियर कर दिए हैं। अब ये पार्ट 2 इसका स्टार्ट हो रहा है। इसमें अपन और डीप में बात करेंगे, डिटेल के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स में क्लियर कराने वाला हूँ। इवन अब तो बुक्स भी इसकी अवेलेबल है, बहुत से बच्चों ने इसकी बुकिंग कर ली है, बहुत से ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिए हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आज से अब मतलब बुक्स भी अवेलेबल आ चुकी हैं, पूरा का पूरा MBA का कोर्स अवेलेबल आ चुका है। हाँ, अभी थोड़े से अदर जो सब्जेक्ट हैं लाइक फाइनेंस, IT, इनकी बुक्स अंडर प्रोसेस है, लेकिन रिमेनिंग जो बुक्स हैं लाइक कंपलसरी सब्जेक्ट की, वो ऑलरेडी डिस्पैच में है, वो ऑलरेडी बहुत से ऑर्डर्स उसमें हमको मिल चुके हैं। तो जो इनका भी ऑर्डर आया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके साथ में इसकी पढ़ाई थोड़ी सी और अपलिफ्ट हो जाने वाली, क्योंकि उसमें नोट्स भी हमने काफ़ी इजी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करे। चलिए अब अपन आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज के जो अपन बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, एक अच्छा हेल्दी वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो सबसे वेल नोन मॉडल है वो डेविड मॉडल के बीच में ही आता है। डेविड मॉडल इसको कहते हैं। बेसिकली हमने जहाँ से स्टडी करी थी वहाँ पर हम नहीं जानते थे कि इस मॉडल को स्ट्रेटेजिक मॉडल कहते हैं, लेकिन जब हमने स्ट्रेटेजी बनाई, करा, इम्प्लीमेंट करा और फिर हम जब इसके रिसर्च में आए एट द टाइम ऑफ माय MBA, तब हमें बाद में पता चला अरे ये तो डेविड मॉडल ही है, यानी कि ये वेल नोन मॉडल है। मतलब आज भी अगर आप किसी से भी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा जाएगा तो ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसका नाम डेविड साहब के ऊपर है। तो 3 स्टेज का मॉडल रहता है बेसिकली, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। अब फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन में क्या मतलब है सर? फॉर्मुलेशन, अब एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करते हैं। देखिए 3 स्टेजेस इसमें बताई। फॉर्मुलेशन है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में है इम्प्लीमेंटेशन और थर्ड स्टेज में इसके आता है इवोल्यूशन। ठीक है, तीनों में मैंने शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, अब जब मैं फॉर्मुलेशन पे आ रहा होता हूँ तो इसके अंदर हम डिफरेंट प्लान्स डिसाइड कर रहे होते हैं, यानी प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D, और उनमें से कौन सा बेस्ट प्लान रहने वाला है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। मीन्स कि बेस्ट ऑप्टिमम जो हम प्लान जिसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसको ही हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं, जिसको हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ये चेक करा, हम उस प्लान को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे और वो प्लान बन के क्या स्ट्रेटेजी बन जाएगा। जैसे वो स्ट्रेटेजी बन जाता है, स्ट्रेटेजी बनने के बाद हो जाए कि कभी स्ट्रेटेजी सही हुई, कभी स्ट्रेटेजी गलत हुई, क्योंकि अगर सबकी सही हो गई तो फिर सारे बिजनेसमैन पैसा कमाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ बिजनेस प्रॉफिट में रहते हैं, कुछ बिजनेस लॉस में रहते हैं। तभी तो कुछ शेयर मार्केट में कुछ कंपनी के शेयर हाई बुलंदियों पे जाते हैं और कुछ डाउन पे जाते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन तो वो स्ट्रेटेजी का ही कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंटेशन बेस्ट प्लान का ही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो बिजनेस है वो डाउन में जाते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन होता है। फिर इंप्लीमेंटेशन के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने प्लान करा था, ए ऑप्शन जो हमको लग रहा था बेस्ट प्लान है, क्या वो वास्तव में बेस्ट प्लान है या प्रैक्टिकल वे के अंदर वो बेस्ट प्लान नहीं रहा। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। अब ये देखिए, कोई भी प्लान होगा तो उसको पहले बनाया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। अब ये स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं अपन, तो प्लानिंग में भी यही तीनों बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो केवल हमको इतना याद रखना है कि दिस इज द बेस्ट प्लान। क्लियर हो गया ये बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट। अब इसी को ही डेविड मॉडल बोल दिया। अब देखिए, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना और फिर इवैल्यूएट करना, यही तो करते आए थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे को काफ़ी समय बाद, जब हमने MBA कर रहे थे, तब बाद में काफ़ी समय पता चला कि इसको डेविड मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई डेविड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लिंक कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसके पास 2 ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है कि उसको अपनी कंपनी बढ़ानी है,
उसको अपनी कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाना है, मीन्स कंपनी नहीं बढ़ानी, उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब कोई भी कंपनी उसको यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके पास बेसिकली 2 मेथड होते हैं, या तो वो इन हाउस करे, इन हाउस यानी कि वो खुद ही कंपनी मैन्युफैक्चरर करे, या आउटसोर्स करा ले। आउटसोर्स मीन्स कि वो कोई किसी और कंपनी से बनवा ले और खुद की ब्रांडिंग के तहत उसको बेच दे। जैसे कि मान लेते हैं जैसे पतंजलि एक बिग ब्रांड है ना, बहुत से पतंजलि प्रोडक्ट को क्या करती है, आउटसोर्स करती है। ठीक है, अब ये आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि एक बेसिकली उनको एक क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग से गुजरना होता है। हमने एक पर्टिकुलर क्वालिटी दे दी कि आपको इस पर्टिकुलर क्वालिटी के प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कराने हैं, आपके विदाउट लेबलिंग के, लेबल जो होगा वो पर्टिकुलर पतंजलि का होगा और वो मार्केट के अंदर आएंगे। यानी कि क्या किया गया, वो आउटसोर्स कर लिया गया। एक एग्जांपल दिया, बहुत सी कंपनियां, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा कंपनीज भी आउटसोर्स के ऊपर काम करती है, एयरटेल भी काम करती है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, हाँ मैं कस्टमर से बात, एयरटेल से बात कर रहा हूं, तो पर वो एयरटेल नहीं बात कर रहा होता, वो उन्होंने थर्ड पार्टी से क्या कर रखा होता है, आउटसोर्स कर रखा होता है, तो या इन हाउस। तो एक कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाना था, उसके पास उसके लिए 2 ऑप्शन थे, या तो वो इन हाउस कर ले या वो उसको आउटसोर्स कर ले। अगर वो इन हाउस करेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी, उसको रिक्रूटमेंट करना होगा, उसको प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी, उसको नया लैंड खरीदना होगा, उसको ज़्यादा कैपिटल रेज करनी होगी, है ना। और जब आउटसोर्स करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल की टीम रखनी होगी, और जो कंपनी है, इसकी लाइबल कंपनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी, कस्टमर के साथ उसमें कम्युनिकेशन करना होगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं सही हो रही है कि नहीं हो रही है, टाइमली एश्योरेंस उसकी डिलीवरी पानी होगी। मान लीजिए इसी कंपनी ने प्रोडक्ट बना के नहीं दिया, आपने आउटसोर्स कर लिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये 2 ऑप्शंस थे, ठीक है, कंपनी के पास। अब इस कंपनी के इस ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कंपनी इन हाउस की जगह आउटसोर्स पे चली गई। जब वो आउटसोर्स पे गई तो उसको, जब उसने प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करा तो उसको पता चला जो इनिशियल इन हाउस की कॉस्टिंग थी उससे कहीं ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग आउटसोर्स में आ रही है। ऐसा बहुत बार देखा गया, वैसे होता नहीं है लेकिन ऐसा देखा गया कि उसको कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, टाइमली डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। अब इसके उसने प्रॉब्लम्स आ गई। तब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो प्लान ए था वो ज़्यादा सुपीरियर था प्लान बी से। तो एक बार जब फॉर्मुलेट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, और जब इवोल्यूशन की बारी आएगी स्ट्रेटजी की, तब हमको पता चलेगा प्लान ए ज़्यादा बढ़िया रहा या प्लान बी ज़्यादा बढ़िया रहा। तो स्ट्रेटजी में यही बात होती है कि हम उसको इवोल्यूट करके चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हो गई और इसी को ही डेविड मॉडल बोला जाता है। क्लियर। अब क्या होता है कि स्ट्रेटजी के स्टेप्स भी होती हैं, जैसे कि बेसिकली इन्हीं 3 को हमने 7 स्टेप के अंदर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। सबसे पहला, डेवलप विजन एंड मिशन ऑफ स्टेटमेंट। अब विजन और विजन के बारे में अपन बहुत डिटेल में आज बात करने वाले हैं। विजन क्या होता है, एक फ्यूचरिस्टिक परसेप्शन कि इन द 2050 आवर कंपनी बिकम अ ग्लोबल लीडर। ये हमारा क्या है, विजन है। और इसमें भी हम विजन को थोड़ा सा मिशन के अपलिफ्ट है, यानी मिशन जो है वो आप ये मान के चलिए एक पर्टिकुलर गोल है। अगर मैं मिशन और विजन की बात करूं, और इसका डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, मिशन की बात करूं तो मिशन एक पर्टिकुलर क्या है, गोल है, और विजन क्या है, एक पर्टिकुलर परसेप्शन है हमारी कंपनी के लिए, परसेप्शन है हमारी कंपनी के लिए फ्यूचर में। अब जैसे मिशन है, कुछ पर्टिकुलर एक टाइम बाउंड होगा कि हमको 10 साल के अंदर 1 करोड़ यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो ये हमारा मिशन हो गया। या हमको ग्लोबल कॉम्पिटिटर बनना है, ये हमारा मिशन हो गया। विजन क्या है, हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें सबका विकास हो, सबका साथ हो, है ना। मोदी साहब की लाइन आ गई ये तो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, और थोड़ा सा हम हमारी कंपनीज को इस तरीके से लेके जाएं कि वो एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन हो। मीन्स कि ये विजन है। अगर आप अपने स्टूडेंट की बात करें तो मिशन की बात क्या होगी कि मेरे को एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक अच्छा सा करियर हो जाए, कुछ 6-7 डिजिट में हमारी सैलरी हो जाए, एक कार घर के आगे हो, एक घर अपना हो, है ना। अभी भी आपका घर होगा लेकिन एक खुद का खरीदा हुआ घर होने की तो एक बात ही एक अलग होती है, खुद की खरीदी हुई कार होने की बात ही एक अलग होती है। तो ये आपका मिशन हो सकता है। और भी डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मिशन होते हैं, लेकिन एक विजन क्या होना चाहिए आपका, विजन ये होना चाहिए कि आपको जीवन में एक अच्छा आदमी बनना है।
जीवन में ऐसा करना है कि लोग आपकी बातों को आपके जाने के बाद भी याद रखें। तो ये आपका विजन हो गया। विजन मींस कि दृष्टिकोण, आपको 10 साल 15 साल की बात नहीं, इज अ फ्यूचर परसेप्शन कि हमको वहां तक पहुंचना है। और मिशन हमेशा क्या होगा, एक टाइम बाउंड एक्टिविटी होगी कि 5 साल 10 साल के अंदर हमको ये चीज अचीव करनी है। कि मिशन पे भेज दिया गया है उस जवान को, तो वो मिशन पे भेज दिया गया है, यानी कि एक टाइम बाउंड एक्टिविटी, एक गोल एक्टिविटी है। और विजन के अंदर हम क्या, एक परसेप्शन फिक्स करना चाह रहे हैं, हम एक आइडियोलॉजी फिक्स करना चाह रहे हैं, ये आपका परसेप्शन होता है। लाइक कि आज सचिन तेंदुलकर भी हमारे साथ है ना, जिन्होंने अभी जस्ट वाराणसी के अंदर अब स्टेडियम बना, उसका कल उद्घाटन मोदी साहब के साथ में आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो एक सचिन तेंदुलकर साहब है। तो आज कोई भी अगर क्रिकेट शुरू करता है तो उसका विजन क्या होता है, उसका विजन होता है कि एक आइडियल क्रिकेटर कैसा होना चाहिए, तो सचिन जैसा होना चाहिए। दैट इज देयर माइंड ऑफ विजन, है ना। लेकिन मिशन क्या है कि मेरे को 10 सेंचुरीज करनी है, 20 सेंचुरीज करनी है, इज डिपेंड, ठीक है। तो पर्टिकुलर कुछ गोल्स के लिए अगर हम कर रहे होते हैं तो वो मिशन होता है। और विजन ये कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर की वो 50 साल बाद कंपनी किस नाम से जानी जाती है। 50 साल बाद कंपनी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बिग बुल के नाम से जानी जाती है, या एक सीमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाती है, वो उसका विजन हो गया। लेकिन उसको इतने यूनिट प्रोडक्शन करना है, इतने मैन पावर अचीव करनी है, इतना करोड़ का प्रोडक्शन करना है, वो मिशन हो गया। क्लियर, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, स्ट्रेटेजी बनाते समय हमको एक टाइम बाउंड एक्टिविटी, इसलिए मिशन और विजन क्लियर करने होते हैं। उसके बाद हम एक एक्सटर्नल ऑडिट भी बना रहे होते हैं। अब ये सारी की सारी इवोल्यूशन की टेक्निक्स हैं। किसकी टेक्निक्स हैं, इवोल्यूशन की टेक्निक्स है। अब ये इवोल्यूशन में ही अपन को इसको 7 टाइम्स कर दिया गया, या अपन इन 3 स्टेजेस को आगे बढ़ा दें, ये एक ही बात कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने एक एक्सटर्नल ऑडिट करा ली, इंटरनल ऑडिट करा ली, है ना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कर लिया, जनरेट इवेल्युएट एंड सेलेक्ट स्ट्रेटेजीज कर ली, इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजीज हो गई, और मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। तो यही 7 को थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया गया है। अब ये कैसे करा गया है ये सुनिएगा, केवल इवोल्यूशन के पॉइंट है। इतना सारा पढ़ने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, 2 मिनट के अंदर समझा दूंगा, अब चिंता मत करो। सबसे पहले स्ट्रेटेजी सर मैंने क्या करनी है, स्ट्रेटेजी सर मेरे को बनानी है, उसके बाद उसको क्या करनी है सर, इंप्लीमेंट करनी है, और उसके बाद क्या करनी है सर, इवेल्युएट करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब मैं स्ट्रेटेजी बना रहा होता हूँ तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं मेरे मिशन और विजन को आइडेंटिफाई कर रहा होता हूँ, जिसमें मेरे गोल्स आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। और जब मैं इवेल्युएट कर रहा होता हूँ तब मैं क्या कर रहा होता हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करा रहा होता हूँ। ऑडिट का मतलब क्या है, रेक्टिफिकेशन, मतलब वेरीफाई कराना। अब रेक्टिफिकेशन तो एक अलग टर्म आ गई इकोनॉमिक्स की, है ना, अकाउंट्स की। ऑडिट का मतलब क्या है, यहाँ पर वेरीफाई कराना कि जो चीज़ें हमने करी हैं वो सही करी है कि नहीं करी है, हमारे गोल्स अचीव हुए कि नहीं हुए। अब इसी के जो बीच में इम्प्लीमेंटेशन है, यहीं पे हमारा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, यही सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। अब बताओ ये 7 पॉइंट याद करने में दिक्कत है। देखो, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट हो गया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये आपका विजन का हिस्सा होता है। जनरेट इवेल्युएट एंड सेलेक्ट, जनरेट इवेल्युएट सेलेक्ट किसका हिस्सा है, आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंट अपना बीच का पॉइंट हो ही गया। और मेजर एंड इवेल्यूशन, इसीलिए मैंने कहा था ये जो 3 पॉइंट है, इसी को इवेल्यूशन के अंदर अपन 7 में थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं। तो अगर वो भी याद ना हो, ये भी याद ना हो, तो केवल ये 3 फंडे याद रख जाएंगे तो भी एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है। फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट और इवेल्युएट। जब हम फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो मिशन, विजन, कंपनी ऑब्जेक्टिव, इनके ऊपर बात हो रही होती है। जब हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होती है, परफॉर्मेंस ऑडिट होती है, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होता है, ये सब इसी की बातें हैं। जब हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तब हम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं। अब इसमें आप कंट्रोल भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हो गए, समझ में आया। अब इतना सारा आपको डेविड मॉडल में लिखना है। याद रखना, अगर डेविड मॉडल आ गया तो जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है ना, मतलब मेरे बुक के बोलने के बाद में और अभी तक का सारी चीज़ें आपकी डेविड मॉडल के अंदर ही आती हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डेविड मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लंबा करते हैं, इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है,
जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन ही कहलाएगा, यानी कि निर्णय लेना कि प्लान ए करना है या प्लान बी करना है, या हमें इन हाउस प्रोडक्शन करना है या हमें आउटसोर्स करना है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तब इसका मतलब ये मान के चलना कि हमको स्ट्रेटेजिकली कोई प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट किया गया, यानी स्ट्रेटेजी को जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन, प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो डिसीजन। कोई बोलने की बात अलग है, बाकी धरातल पे जाओगे ग्राउंड रियलिटी के अंदर तो स्ट्रेटेजी का भी डिसीजन वही है और प्लानिंग का भी डिसीजन वही है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक बात कर रहे होते हैं तो हम बेस्ट प्लान की बात कर रहे होते हैं, बेस्ट थिंग की बात कर रहे होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आती हैं। तब स्ट्रेटेजिक वर्सेस मार्केटिंग डिसीजन, हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है, टाइमलाइंस क्रूशल होती है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सनेस होती है और चैलेंजेस होते हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या है जरा सा समझ लीजिए, आपको याद करवा दूंगा। देखिए बिजनेस में जितने भी डिसीजन होते हैं वो क्या क्या होंगे, टाइम बाउंड होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे ना। क्यों कॉम्प्लेक्स होंगे? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगी हुई हैं। अब इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस तो वैसे सेकंड यूनिट का पार्ट है, इसलिए सिलेबस में मेरे विवाद काफ़ी रहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस कंपनी के ऊपर लगी हुई है। इंटरनल फोर्सेस लाइक के एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, कंपनी का मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, और एक्सटर्नल यानी कि पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल जो फैक्टर्स होते हैं वो जो कॉम्पिटिटर्स के फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अपना टॉपिक था कि डिसीजन कैसा होता है। डिसीजन कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम बाउंड होता है, इसके अलावा क्रूशल होता है, क्योंकि अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लाइक कि आपने एक बार MBA HR का सोच लिया, HR मार्केटिंग, तो फिर अपन MBA सोच के ख़त्म करने के बाद ये नहीं सोच सकते कि आप चले यार फाइनेंस से करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, अब IT से करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स भी अपन को देखना होता है कि हमने अगर प्राइस डिक्लाइन करी है, हमने कोई नया वर्टिकल ज्वाइन करा है तो कॉम्पिटिशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और कौन कौन से नए चैलेंजेस आते हैं। तो डिसीजन में सारे के सारे पॉइंट आते हैं। लाइक कि डिसीजन कॉम्प्लेक्स होता है, डिसीजन टाइम बाउंड होता है, डिसीजन कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के लिया जाता है, डिसीजन क्रूशियल होता है। तो यही सारे तो हमको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में लिखना है कि व्हाई देयर इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज in the business decision is complex, not easy to understand, is crucial, it is a time bound activity, it is a non reversible activity, sometimes is flexible but normally it is a non reversible activity, or it is also impact the competitor response, or some kind of there is a challenging activity। यही सारे पॉइंट 7-8 पॉइंट घुमा घुमा के लिख रखे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 टॉपिक काफ़ी रहेंगे इस वीडियो के लिए। एक तो इंपॉर्टेंस मैंने बताई आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की, और एक हमने डेविड मॉडल अच्छे से समझा। आई होप ये क्लियर हो गया है। तीसरे पार्ट में मिलते हैं। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फील फ्री टू कमेंट। एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कहीं कोई आपको दिक्कत आई नहीं आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। जय हिंद।